आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम लॉर्ड लिटन एवं लॉर्ड रिपन के समय की घटनाओं को देखते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं शाही पद अधिनियम की, जिसे शाही दरबार भी कहा जाता है। शाही पद अधिनियम या शाही दरबार। अगर हम शाही पद अधिनियम की बात करें तो ये दरबार 1876 में लगता है। 1876 में ये दरबार लगा और 1876 में शाही पद अधिनियम लाया गया और इस एक्ट में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। इसमें जो महारानी विक्टोरिया थी उनको भारत की सामग्री घोषित किया गया और भारतीय जनता की भक्ति एवं समर्पण रानी के प्रति दिखाने के लिए 1876 में ही दिल्ली में दरबार लगाया गया। 1876 में ही ये दरबार दिल्ली में लगाया गया। ये दरबार दिल्ली में लगाया गया और इसमें विक्टोरिया जो कि महारानी थी इंग्लैंड की, उनको कैसर ए हिंद कहा गया। उनको कैसर ए हिंद कहा गया। और इसमें अगर हम खर्चे की बात करें तो इसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए और इसी दौरान 1876 में भारत में भीषण अकाल पड़ा था। भारत में भीषण अकाल पड़ता है या अकाल पड़ा और जिसमें लगभग 50 लाख लोग मारे गए। 50 लाख लोग मारे गए, जिसमें लगभग 50 लाख लोग मारे गए। इससे भारतीय लोगों में अंग्रेजों के प्रति घृणा बढ़ जाती है और इसका परिणाम ये निकलता है कि भारतीय लोग एकजुट हुए और उनके अंदर उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने की प्रबल इच्छा होती है। इसका परिणाम ये निकला कि भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा बढ़ गई और भारतीयों के मन में उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने की प्रबल इच्छा होती है या प्रबल इच्छा हुई और इसी समय बंगाल की पत्रिका में लिखा गया कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। बंगाल की पत्रिका में लिखा गया कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। और जब ऐसे लेख बंगाल की पत्रिका में प्रकाशित हो गए तो अंग्रेजी शासन ने इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक एक्ट पारित किया जिसे कहा गया वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। इसके बाद हम दूसरी घटना को देखते हैं। इस दूसरी घटना में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की अगर हम बात करें तो इसे मार्च 1878 में लागू किया गया था। इसे मार्च 1878 में लागू किया जाता है और इसे गला दबोचने वाला कानून कहा गया या अधिनियम कहा गया। इसे गला दबोचने वाला अधिनियम कहा गया और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसे आकाश से होने वाला वज्रपात कहा है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को आकाश से
होने वाला वज्रपात कहा है। और मुनरो ने कहा है कि विदेशी शासन और स्वतंत्र पत्रिका एक साथ नहीं हो सकते। मुनरो ने कहा है कि विदेशी शासन और स्वतंत्र पत्रिका एक साथ नहीं हो सकते। इसके बाद इस एक्ट की अगर हम मूल भावना की बात करें तो इसमें कहा गया था कि जो जिला जज हैं, जो जिला जज हैं वो स्थानीय सरकार की अनुमति से, वो स्थानीय सरकार की अनुमति से देसी भाषा के पत्र पत्रिकाओं के संपादक को बुलाएं। देसी भाषा के पत्र पत्रिकाओं के संपादक को बुलाएं। और अगर इसकी हम मूल भावना की बात करें तो इसमें क्या है कि जो जिला जज हैं वो स्थानीय सरकार की अनुमति से देसी भाषा के पत्र पत्रिकाओं के संपादक को बुलाएं। देसी भाषा, ना कि अंग्रेजी भाषा, बुलाएं और उनसे सुरक्षा राशि जमा कराएं। उनसे क्या कराएं? एक तो उनसे सुरक्षा राशि जमा कराएं और उनसे बॉन्ड भरवाएं। उनसे बॉन्ड भरवाएं कि वो सरकार एवं प्रजाति के विरुद्ध में नहीं लिखेंगे, कि वो सरकार एवं प्रजाति के विरुद्ध नहीं लिखेंगे, कि वो सरकार और प्रजाति के विरुद्ध में नहीं लिखेंगे। यदि इसका वो उल्लंघन करते हैं तो उनकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। यानी यदि वो इसका उल्लंघन करते हैं देसी भाषा के पत्र पत्रिकाओं के संपादक, तो उनकी जो जमानत राशि है वो जब्त कर ली जाएगी। और जुर्माना व सजा का भी इसमें प्रावधान किया गया। और जुर्माना व सजा का प्रावधान भी इसमें किया गया। और अगर हम बात करें तो एक थी अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका जो कि बांग्ला भाषा की थी और इसके संपादक थे मोतीलाल घोष। एक किसकी थी? कौन सी भाषा की थी? तो बांग्ला भाषा की। ये बांग्ला भाषा की थी और इसके अगर हम संपादक की बात करें तो इसके संपादक थे मोतीलाल घोष। और जब ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया तो ये अमृत बाजार पत्रिका जो कि बांग्ला भाषा की थी, ये अंग्रेजी भाषा की पत्रिका में बदल गई। ये अंग्रेजी भाषा की पत्रिका में बदल गई क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में कहा गया था कि जो देसी भाषा के पत्र पत्रिकाओं के संपादक हैं वो सरकार एवं प्रजाति के विरुद्ध में नहीं लिख सकते हैं, और यदि वो इसका उल्लंघन करते हैं तो उनकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी और उनसे प्रेस ले लिया जाएगा और जुर्माना और सजा का भी इसमें प्रावधान किया गया। तो जो अमृत बाजार पत्रिका थी जिसके संपादक थे मोतीलाल घोष जो कि बांग्ला भाषा की थी, वो अंग्रेजी भाषा की पत्रिका में बदल गई। इसके बाद हम देखें कि सोम प्रकाश पत्रिका, अगर हम सोम प्रकाश पत्रिका की बात करें तो ये बंगाली भाषा की पत्रिका थी। ये बंगाली भाषा की पत्रिका थी और जो सोम प्रकाश पत्रिका थी जो कि बांग्ला भाषा की पत्रिका थी, और अगर हम इसके संपादक की बात करें तो इसके संपादक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसके संपादक ईश्वर चंद्र
ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके संपादक थे। इनके तहत ये निकाली जाती थी और मार्च 1878 में सर्वप्रथम इसी पत्रिका को प्रतिबंधित किया गया। मार्च 1878 को सर्वप्रथम इसी पत्रिका को प्रतिबंधित किया गया। सर्वप्रथम इसी पत्रिका को प्रतिबंधित किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं आर्म्स एक्ट। तीसरे पॉइंट में हम बात करते हैं आर्म्स एक्ट की, जो कि 1878 ईस्वी में ही इसे लगाया गया और इस एक्ट में बिना लाइसेंस के शस्त्र रखना अपराध घोषित किया गया। इस एक्ट में बिना लाइसेंस के शस्त्र रखना अपराध घोषित किया गया। अपराध घोषित किया गया और उस समय भारतीय लोग जो कि शस्त्र रखते थे, उस समय जो भारतीय लोग थे वो शस्त्र रखते थे और इसमें कुछ लोगों को छूट दी गई, जैसे अंग्रेज और जो यूरोपीय लोग हैं, अंग्रेज, यूरोपीय लोग और नगर पालिका के सदस्य, नगर पालिका के सदस्यों के साथ साथ जमींदार और जो उपाधि प्राप्त हैं और इनके साथ साथ एंग्लो इंडियन, ये सभी शस्त्र रख सकते थे। और जब ये आर्म्स एक्ट आया तो इसमें सजा का प्रावधान किया गया, जिसमें बिना लाइसेंस यदि शस्त्र मिलता है या बंदूक प्राप्त होती है तो इसमें 3 वर्ष का कारावास या सजा का प्रावधान रखा गया। इसमें बिना लाइसेंस के यदि पकड़े जाते हैं तो 3 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों, और यदि छिपाने पर पकड़े जाते हैं तो 7 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया। और इसका परिणाम ये निकला कि लोग आक्रोशित हो गए, जिससे भारतीयों के अंदर राष्ट्रीय भावना में वृद्धि हुई। इसका परिणाम ये निकला कि भारतीय लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। इसके बाद सिविल सेवा में आवेदन की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। इसके बाद जो सिविल सेवा में आवेदन की उम्र 21 से घटाकर 19 कर दी गई और इसका लक्ष्य था अंग्रेजों का कि भारतीयों की पहुंच को कम करना था। अंग्रेजों ने इसे इसलिए लागू किया था कि वो भारतीयों की पहुंच कम कर सकें, इसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड रिपन का जो एल्बर्ट बिल विवाद है, अगर हम एल्बर्ट बिल विवाद को देखें जो 1882 में हुआ,
इसमें इसमें आईसीएस के वरिष्ठ सदस्य बिहारी लाल गुप्ता एवं बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर एसले एडन, इन्होंने एक सुझाव दिया कि भारतीय जज भी अब इस योग्य हैं कि वो भी यूरोपीय जजों की तरह यूरोपियों का मुकदमा सुन सकते हैं। तो लॉर्ड रिपन ने सुझाव मान लिया और 1882 में सीपी एल्बर्ट ही इस बिल को लाए थे, जो कि विधि सदस्य थे। इसके बाद कलकत्ता न्यायालय में जस्टिस गार्ड के अवकाश पर भारतीय जज रोमेश चंद्र मित्तल को जस्टिस गार्ड के अवकाश पर भारतीय जज रोमेश चंद्र मित्तल को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। इस एल्बर्ट बिल का अंग्रेजों ने विरोध किया और उन्होंने संगठन बना लिया और इस संगठन को यूरोपीय डिफेंस एसोसिएशन नाम दिया और इसमें वो 1.5 लाख रुपए एकत्रित भी कर लेते हैं। इसको इन्होंने नाम दिया यूरोपीय डिफेंस एसोसिएशन। और इस यूरोपीय डिफेंस एसोसिएशन में वो 1.5 लाख रुपए जमा कर लेते हैं इस संगठन में इसका विरोध करने के लिए। और इस संगठन को इससे इन्होंने विरोध किया और इस विरोध के चलते एल्बर्ट बिल में संशोधन किया गया कि जज के अलावा जूरी का भी प्रावधान किया गया, यानी कि जूरी का भी प्रावधान किया जाएगा, जिसमें 50% इस जूरी मेंबर में यूरोपीय सदस्य होंगे। 50% इस जूरी सदस्य में यूरोपीय सदस्य होंगे और इसे भारतीय क्षुब्ध हुए और जिससे वो एकत्रित हुए, जिससे उनके अंदर राष्ट्रीय विकास की भावना जागृत हुई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।